तो अब लेंगे हम प्रतिहार वंश के बारे में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ट्राई पार्टी या जो कि तीन वंश थे राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार वंश के बारे में। तो आज लेंगे हम जो प्रतिहार वंश है उसके बारे में। प्रतिहार वंश एक और वंश जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि ये भी जो ट्राईपार्टी संघर्ष है उसमें ये वंश भी शामिल हुआ। इन दोनों वंशों की भांति पाल और जो दूसरा वंश है, इस वंश की भांति, राष्ट्रकूटों की भांति ये भी महत्वपूर्ण वंश हर्षोत्तरकालीन भारत की राजनैतिक शक्तियों में गुर्जर प्रतिहारों का राज्य प्रमुख था। यहाँ आप मैप में भी देखें तो ये मैंने पहले ही आपको बताया कि यह आ गया राष्ट्रकूट, यह आ गया गुर्जर प्रतिहार और ये है जो पाल वंश है। तो गुर्जर प्रतिहार इनका भी एक विस्तृत विशाल जो है ये राज्य रहा है और इसी के तहत ये प्रतिहार जो थे गुर्जर जाति के थे, जिनको गुज्जर भी कहा जाता है। और अरब लेखकों ने अरबों के उत्तर में जुज्र या गुज्जरों के साथ लड़ाइयों का उल्लेख किया है। तो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक का लगभग 300 वर्षों का शासन किया इन्होंने। इस वंश के प्रसिद्ध शासकों का कुछ बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए। तो उनमें पहला है नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने 725 से 756 तक शासन किया। ये प्रतिहार की वंश की स्थापना की। ग्वालियर प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसने राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग को हराया और इसके पश्चात जो है इसने प्रतिहार वंश की स्थापना की। दूसरा हुआ वत्सराज, 755 से 805 ईस्वी तक शासन किया। नागभट्ट के पश्चात कुक्कू और देवराज शासक बने, लेकिन ये कहा जाता है कि दोनों नागभट्ट प्रथम के ये भाई के पुत्र थे। इन शासकों के विषय में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं चलता। देवराज का पुत्र वत्सराज एक शक्तिशाली राजा था। उसने कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित करके उसको अपना अधीन करने के लिए बाध्य किया। इस काल में कन्नौज उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। तो इसके अतिरिक्त इसने पाल वंश के धर्मपाल जो धर्मपाल था वो वत्सराज की सफलताओं को सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने वत्सराज को चुनौती दी। दोनों के बीच युद्ध हुआ, धर्मपाल हार गया। वत्सराज ने बंगाल को भी अपने राज्य का हिस्सा बनाया और इस तरह से, लेकिन जब वत्सराज और धर्मपाल उत्तर में युद्ध लड़ रहे थे तो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर वत्सराज को एक भयंकर पराजय दी। परिस्थितियों का लाभ उठाकर पाल शासक ने कन्नौज के शासक चक्रयुध को पराजित कर दिया और चक्रयुध को कन्नौज में अपना प्रतिनिधि जो है नियुक्त कर दिया। अगला बना नागभट्ट द्वितीय, 805 से लेकर उसने जो है नागभट्ट द्वितीय जो है ये अगला शासक बना। तो नागभट्ट द्वितीय ने शासन किया। नागभट्ट द्वितीय इसने शासन किया 805 से लेकर 833 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया और ये बेटा था वत्सराज का। प्रतिहार के सम्मान को फिर से स्थापित किया। राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने उसको पराजित किया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया, शक्ति को संगठित करके कन्नौज पर आक्रमण किया। नागभट्ट द्वितीय और चक्रयुध की सेनाओं के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें चक्रयुध पराजित हो गया और इसके पश्चात नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। उसने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, सैंधव इत्यादि को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। फिर बना रामभद्र 833 से लेकर 836 तक जिसने शासन किया। दुर्बल और अयोग्य था, रंगरलियों में डूबा रहता था। फिर बना मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी तक। ये बहुत ही महान शासक था इस वंश का और ये कहा जाता है कि इसने गृह शक्ति को भी सुदृढ़ किया
और साथ ही साथ राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। उसने 851 में उस अरब का एक यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान के विवरण में एक शक्तिशाली और संपन्न गुर्जर राज्य का लेख जो है मिलता है। मिहिर भोज की अनेक मुद्राएं भी प्रचलित की। फिर आगे है महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी तक जिसने शासन किया और ये निर्भय राज के रूप में भी विख्यात हुआ, महत्वाकांक्षी था। इसने पूर्वी पश्चिमी समुद्र तक का जो साम्राज्य है उसको विस्तृत किया। इसके दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि जिसका नाम था राजशेखर, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, हर विलास, बाल रामायण, भुवन कोश आदि ये जो थी ये प्रसिद्ध रचनाएं थी इस समय की। फिर है महीपाल प्रथम जिसने 912 से 944 तक शासन किया और महेंद्रपाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात ये उसका बेटा भोज द्वितीय शासक बना, किंतु शीघ्र ही उसका सौतेला भाई महीपाल प्रथम ने उसे गद्दी से उतार दिया और उसके समय में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने महिपाल अरब को पराजित करके न केवल कन्नौज को लूटा बल्कि प्रयाग तक लूट की। लेकिन पहले की तरह एक बार फिर राष्ट्रकूट वापस लौट गए और महिपाल प्रथम ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने अधिकांश राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके शासन काल में बगदाद का एक यात्री अल मसूदी 915 से 916 में गुजरात आया और महिपाल प्रथम को रघुकुल, मुकुटमणि तथा आर्यवर्त का महाराजा धीराज बताया गया है। और नेक्स्ट लेंगे हम प्रतिहार साम्राज्य के अन्य जो शासक हैं उनके बारे में। महेंद्रपाल द्वितीय, विनायकपाल, महीपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल इत्यादि ने जो है शासन किया। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने त्रिलोचनपाल को पराजित किया और उसने 1027 तक शासन किया। संभवतः इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था और उसका नाम 1036 ईस्वी में के अभिलेखों में दिया गया है। तो इस तरह से इस वंश का भी पतन हो गया। नेक्स्ट लेंगे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? पहला तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। छोटे छोटे राज्यों में उत्तर भारत बंटा हुआ था तो कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था, इसलिए इन तीन शक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ। दूसरा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, सभी जो थे अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए भी ये संघर्ष हुआ। फिर कन्नौज की भौगोलिक स्थिति, कन्नौज की जो भौगोलिक स्थिति थी 8वीं शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, गंगा के तट पर स्थित, और इस क्षेत्र का अधिकतर भाग मैदानी था तथा उपजाऊ और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। इस नगर का महत्व उसी प्रकार था जिस प्रकार पाटलिपुत्र का महत्व मौर्य और गुप्त काल में था। तो बहुत ही ये प्रसिद्ध नगर, इसको सभी पाना चाहते थे, तो इसलिए भी ये युद्ध हुआ। फिर है कन्नौज का आर्थिक महत्व, बिल्कुल ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था तो इसलिए भी। फिर सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा रहा। इलाहाबाद, बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा इत्यादि ये नगर जो थे इसके चारों ओर थे। शिक्षा, साहित्य, धर्म का महत्वपूर्ण स्थल था। फिर है कन्नौज के दुर्बल शासक, हाँ उनकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ, शासक बड़े दुर्बल थे। तो इस तरह से ये जो त्रिपक्षीय या त्रिदलीय संघर्ष है ये इसके लिए ये कारण उत्तरदायी रहे। संघर्ष के चरणों के बारे में बात करें तो पहले चरण ये कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में पहले चरण में प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल वंश का धर्मपाल और राष्ट्रकूट का नरेश ध्रुव ने जो है इसमें भाग लिया। दूसरे चरण में राष्ट्रकूट के ध्रुव की दक्षिण पहुंचने के पश्चात मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा गोविंद तृतीय गद्दी पर बैठा और पाल शासक धर्मपाल से घृणा करता था और इसी समय नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार की गद्दी पर बैठा और ये कहा जाता है कि उसने जो है कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और चक्रयुद्ध को हराकर इस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने धर्मपाल को हराकर उसके अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तीसरा चरण में गोविंद तृतीय
की मृत्यु के पश्चात अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा, लेकिन आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में लगा रहा। दूसरी ओर प्रतिहार वंश का नया शासक रामभद्र अयोग्य निर्बल सिद्ध हुआ और उसके राज्य में अव्यवस्था फैल गई। परिणाम स्वरूप वेदपाल ने उसे पराजित कर दिया। चौथा चरण में कन्नौज को अपनी राज्य की राजधानी बनाने से प्रतिहार वंश की शक्ति बढ़ गई। मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। पाल शासक नारायण पाल को हराकर उसके राज्य बंगाल के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया और राष्ट्रकूट वंश के नए शासक अमोघ वर्ष के उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय को भी पराजित कर दिया। मिहिर भोज की मृत्यु के पश्चात महेंद्र पाल प्रतिहार राज्य की गद्दी पर बैठा, वो भी योग्य शासक था। फिर पंचम चरण में प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के बाद महीपाल गद्दी पर बैठा, अधिक योग्य नहीं था। और दूसरी ओर 914 में इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा। और इस तरह से हम देखते हैं कि विशेष तौर पर ये संघर्ष जो था ये जारी रहा। और छठा जो है, छठे चरण में इंद्र तृतीय की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट वंश का पतन शुरू हो गया। उत्तराधिकारियों की दुर्बलता के कारण उत्तर भारत की राजनीति में ये भाग नहीं ले सके। पाल वंश का शासक महीपाल अवश्य ही शक्तिशाली बना, लेकिन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उसने अपने राज्य बंगाल में ही रहना उचित समझा। प्रतिहार शासक कन्नौज का अधिकार जमाए रखने में अवश्य ही वे सफल रहा। इसके पश्चात त्रिपक्षीय युद्ध समाप्त हो गया। 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके राज्यपाल को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस पर क्या हुआ, पड़ोसी राजपूत राजा क्रोधित हो गया और उन्होंने संयुक्त रूप से कन्नौज पर आक्रमण करके राज्यपाल का वध कर दिया और कन्नौज में प्रतिहार वंश का अंत हो गया। तो ये था 3 दलीय या 3 पार्टियों का या 3 वंशों का संघर्ष, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया।